गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट फुलवारी। तो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एक कंपनी है कोल इंडिया की, और उन्होंने जो है 75 फुलवारी सेंटर्स खोलने का जो है वो डिसीजन लिया है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये खोले जाएंगे। तो ये फुलवारी सेंटर्स होते क्या हैं? प्रोजेक्ट फुलवारी क्या है कि जो माल नरिश चिल्ड्रन हैं उनको स्पेशल अटेंशन देने के लिए एक तरह से केयर फैसिलिटीज़ हैं जो आपके ये सेंटर्स खोले जाएंगे। वहाँ पर जो माल नरिश चिल्ड्रन हैं उनको रखा जाएगा और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। उनको एक तरह से 3 महीने से लेके 6 महीने से लेके 3 साल तक के छोटे बच्चे जो हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा, और ऑलरेडी रखा भी जाता है। उनके 25 सेंटर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं और इसको वो एक्सपैंड करके 75 सेंटर्स पर जो है वो लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है उनको टॉयज़ भी मिलते हैं, उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग भी की जाती है, और भी जो चीज़ें बच्चों की वैक्सीनेशन तक भी जो है वो इसी सेंटर में की जाती है। तो बच्चों को माल नरिशमेंट से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट फुलवारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इस एनसीएल कंपनी के साथ मिलके, एक तरह से ये सीएसआर प्रोजेक्ट है। सीएसआर पता है ना आपको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका ये सीएसआर प्रोजेक्ट है और ये बच्चों की मालनरिश्ड बच्चों को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर रखने का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Project Fulwari. So Northern Coalfields Limited, it's a company of Coal India under the Ministry of Coal, and they have decided to set up 75 Fulwari centers in Singrauli district of Madhya Pradesh. So currently they are already operating 25 centers in the district, and almost 220 kids of the age between 6 months to 3 years are being supported by them. And they have earmarked almost 1.28 crore rupees under their corporate social responsibilities to run this project. So this project Fulwari was envisioned to identify malnourished children and give them special attention, monitor their growth regularly, give them age appropriate safe toys, early childhood education training, etc. Even their vaccination is also taken care of with the help of ASHA workers. Okay, so from feeding them to providing them basic healthcare services, this project Fulwari, these Fulwari centers take care of every basic need of these malnourished children. Okay, so now लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज समुद्र शक्ति। तो थर्ड एडिशन जो है बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, समुद्र शक्ति, वो कंडक्ट किया जा रहा है। और जो है 2018 में स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज। ठीक है। और उसके बाद जो है ये लास्ट 2 एडिशंस में और ज़्यादा मैच्योर हुई है। इसमें और ज़्यादा आपके जो है वो ऑपरेशंस जैसे मिलिट्री इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, क्रॉस डेक लैंडिंग्स, एयर डिफेंस सीरीज, बहुत सारी और एक्सरसाइज के अंदर जोड़ दी गई हैं। और ये हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए की जाती हैं एक्सरसाइज। और इस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर, सारा ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है कोविड सेफ इन्वायरमेंट में। ठीक है। सो इंडो पैसिफिक में इंडोनेशिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया। तो इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक की एक तरह से कनेक्शन है, पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला और इंडियन ओशन को जोड़ने वाला एक की कनेक्शन है हमारे बीच में इंडोनेशिया। ठीक है। और चाइना के लिए भी हमारे जो चाइना की जो मिसडिमिनर्स हैं जो आपके इस पूरे रीजन में, उसके अगेंस्ट भी और उसके लिए हमको एक पार्टनर करना ज़रूरी है इंडोनेशिया को, और इंडोनेशियन नेवी के साथ पार्टनरशिप करना इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English. Samudra Shakti. So Indian naval ships have arrived at Jakarta, of course, in Indonesia, so as to participate in this third edition of bilateral naval exercise between them, that is called Samudra Shakti. So it's a bilateral exercise which was started in 2018, and it is the third edition of this exercise. So it is a part of India's Act East policy. We have already discussed that several times. So in the last 2 editions, this exercise has matured to involve several other formats, and during this COVID period we are conducting this exercise in a COVID safe environment. Indonesia's importance in the Indo-Pacific architecture is very important because it is serving as the key link between the Indian Ocean and the Pacific Ocean. So to
enhance our bilateral relationship. Such Samudra Shakti naval exercise are conducted between the two countries. Okay, so now let us see the next topic, which is Global Innovation Index 2021. तो इंडिया जो है वो 2 स्पॉट्स क्लाइम कर गया है और 46 रैंक आया है इंडिया का, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुई है रैंकिंग्स अभी। तो इंडिया जो है उसमें जो है 34 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की इकोनॉमीज़ में जो है इंडिया सेकंड रैंक आया है, और जो 10 इकोनॉमीज सेंट्रल और सदर्न एशिया की उसमें इंडिया का फर्स्ट रैंक आया है। तो इंडिया की जो इस बार की परफॉर्मेंस है वो वीपो ने कहा है कि वो अबव एक्सपेक्टेशन रही है। जिस हिसाब से इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इस बार वो अबव एक्सपेक्टेशंस रही है। खासकर इंडिया में जो है ग्रेजुएट्स जो है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में और ग्लोबल कॉर्पोरेट रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी वजह से जो है इंडिया की जो है रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। अब इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट एटसेट्रा, ये सारा जो है क्राइटेरिया जो है वो मेजर करके ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके जो है वो लीडर्स हैं। ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है इसको। ठीक है, अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या? एनुअल रैंकिंग की जाती है कंट्रीज़ की, और इसको 2007 में स्टार्ट किया गया था इंसीड और वर्ल्ड बिजनेस जो एक ब्रिटिश मैगजीन है उनके द्वारा। और इसमें बाद में जो है वो ऑफ कोर्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट किया और उन्होंने भी इसमें एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज देने का जो है वो शुरुआत किया। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी होता है, तो ऑफ कोर्स उसका भी जो है वो आया नहीं है 2021 का, 2020 का जो आ गया था, तो 2021 का भी नहीं आया, वो भी हम देखेंगे जब आएगा। ठीक है, अब वीपो को देखते हैं। वीपो जो है ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस में से एक है। 1967 में इसको बनाया गया क्रिएटिव एक्टिविटी को जो है वो एनहांस करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, और 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है उसको एडमिनिस्टर करता है वीपो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी बनाया जाता है। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के वो सब एंटाइटल्ड हैं कि वो इसके मेंबर बन सकते हैं वीपो के, और इंडिया वीपो का मेंबर 1975 से लेकर अभी तक है। ठीक है, सो नाउ लेट अस दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Global Innovation Index 2021. So India has recently climbed 2 spots, and it has secured 46th rank of by the World Intellectual Property Organization's Global Innovation Index rankings. And India has been on a rising trajectory, of course, since the last time when India was ranked 52, and after that India was ranked 48th, and that's why it has climbed 2 spots, and it has been ranked 46th this year. So Switzerland, of course, has topped this list. WIPO has said that India's performance has been above expectations for the kind of development that India has been witnessing since the last few years. So there are strengths for India, why India has been able to perform better. So these are the strengths: that we have more graduates in science and engineering disciplines, global corporate research and development investors are even interested in India, they have shown confidence in India. So there are some certain criteria which WIPO uses to measure innovation in any country. So these are the mentioned criteria, like institutions, human capital research and research infrastructure, etc. So about the Global Innovation Index, so it was started in the year 2007 by INSEAD and World Business, which is a British magazine, and they have been ranking the countries on the basis of innovation. And since the last few years, even the World Intellectual Property Organization has participated in this Global Innovation Index, and this has been in publication by the Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. Okay, so generally the corporate business and the government officials use these rankings to compare countries by in terms of measuring their innovation level. Okay, so WIPO is one of the oldest specialized agencies of the United Nations. It was created in 1967, and it already administers almost 26 international treaties. So
it was established to encourage creative activity and promote the protection of intellectual property throughout the world. All member states of the UN are entitled to become a member of this WIPO, but of course, they are not obligated to become one. So, India has been a member of WIPO since the year 1975. So now let us see the next topic, which is न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स. तो यूएस और यूके जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स टेक्नोलॉजी देने का जो है वो एक तरह से वादा किया, एक जो है वो डील साइन की है. ठीक है, तो इसी की वजह से हमने देखा होगा ये ऑकस AUKUS. ठीक है, ये ऑकस जो डील हुई है, इसी की वजह से ये फ्रांस भी नाराज़ हो गया, क्योंकि पहले डील क्या हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस जो है वो कन्वेंशनल सबमरीन्स देगा और ऑलमोस्ट 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की वो डील थी, मतलब US डॉलर्स 66 बिलियन डॉलर की वो डील थी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सडनली जो है वो डील को स्क्रैप करके US के साथ और UK के साथ ये डील को साइन कर लिया, जिसमें वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है उनको मिलेंगी US से टेक्नोलॉजी शेयर करके. ठीक है, तो अब ये फ्रांस के साथ उनका इशू हो गया. एनीवेज, हमको ये देखना है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स क्या होती हैं. जियो पॉलिटिक्स में तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, हमने अभी कुछ टाइम पहले ही किया था, आर्टिकल भी शेयर किया था मैंने आपको एडिटोरियल में कि क्या ऑकस जो है वो क्या है और उसका क्वाड पे क्या इम्पैक्ट होगा. तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स क्या होती हैं हम ये देखते हैं. तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब ये नहीं कि वो एक न्यूक्लियर वेपन है. ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब क्या है कि वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर की जा रही है. ठीक है, उसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से यूज़ हो रहा है. एक छोटा सा मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया जाता है उस सबमरीन के अंदर, जिसमें यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. और यूरेनियम को उसमें जो यूरेनियम यूज़ किया जा रहा है उसमें 50% यूरेनियम जो है वो यूरेनियम 235 होना चाहिए. जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% होता है, लेकिन उसकी ऑफकोर्स एनरिचमेंट करनी पड़ती है, और एनरिचमेंट करके यूरेनियम 235 का जो है परसेंटेज बढ़ाकर जब वो 50% हो जाता है तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल इन दिस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स. एक तो उसकी कैपेसिटी टू कैरी वेपन्स, स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, एंड्योरेंस ज़्यादा होती है, और वो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो महीनों तक जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज रह सकती हैं एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं. तो सिर्फ 6 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी है. तो वो उसमें से चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया और US UK हैं. ठीक है, तो बी प्राउड दैट इंडिया जो है वो भी एक ऐसी कंट्री है. ऑफकोर्स हमारे पास एक अरिहंत है ना, आपने सुना होगा, अरिहंत इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. तो इंडिया के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि वो भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो ऑपरेट करता है. ठीक है, सो now let us see this topic in English. Nuclear powered submarines. So US and UK who are also part of AUKUS, and they have promised and they have basically dealed, or they have come into an arrangement with Australia that they will be sharing the technology to deploy nuclear powered submarines. Okay, so now Australia will be getting the technology from US and UK. Of course, this technology is meant to neutralize the threat of China against Australia, because China has been offensive against Australia since the last few months, and Australia is fearing that it does not have the submarine capabilities to fight out China in case of an aggression by the Chinese. That's why US and UK, they have signed this contract with Australia. Of course, if this even start constructing this nuclear powered submarine, it will not be ready before 2040. So what US will be doing, they will be leasing it out to Australia. Their own submarines will be leased out to Australia for a period of from the next few months, in the next few months, and simultaneously they will be developing the technology for Australia also. Okay, so what is a nuclear powered submarine? So it is not a nuclear weapon. It does not mean that nuclear powered submarines have nuclear weapons. They are just powered by a nuclear reactor. Okay, so a miniature nuclear reactor is created on board the submarines, and it utilizes the fuel that is uranium to power itself. Okay, so uranium is used as a fuel. So like if your car is being if you have a nuclear powered car, it does not mean that your car is having a capability of launching nuclear strikes. It just means that your car is using uranium instead of
petrol or diesel. So similarly, uranium is merely used as a fuel to start this or to launch this nuclear reactor which operates this submarine. Okay, so in this case, uranium has to be enriched to contain at least 50% of uranium 235. In natural uranium, uranium 235, which is an isotope of uranium, it is just 0.7%. So you need some artificial enrichment processes to raise it to the level of 50%. Okay, so this uranium 235 has to be enriched to contain at least 50%, and then this fuel is used to power these submarines. So the significance is that these nuclear powered submarines will have more weapon storage, they will have better speed, and they will have better endurance, and they can remain submerged for many months as compared to conventional submarines. Okay, so currently only 6 countries have the ability to operate these nuclear powered submarines, and India is one of them. So we'll have to be proud because India is also having this nuclear powered submarine capability. Okay, so now let us see the next topic, which is Humboldt penguins. तो रिसेंटली मुंबई के बायकुला जू में दो जो है वो नवे हम्बोल्ट पेंगुइन जो है वो आ गए हैं. ठीक है, अब हम्बोल्ट पेंगुइन क्या होते हैं? मीडियम साइज स्पीशीज होती हैं पेंगुइन्स की. ठीक है, बहुत सारे पेंगुइन होते हैं, ऑलमोस्ट 6 तरह के पेंगुइन होते हैं. तो उसमें जो लार्जेस्ट होता है वो होता है एम्परर पेंगुइन, वो जो कि 4 फीट तक लंबा हो सकता है. जो हम्बोल्ट पेंगुइन होते हैं वो जनरली 2 फीट तक के ही होते हैं. ठीक है, तो जो हम्बोल्ट पेंगुइन है उनको हम बैंडेड ग्रुप भी कहते हैं. ठीक है, और ये आपके एंडेमिक हैं चिले और पेरू में. जो चिले और पेरू का कोस्ट है पैसिफिक ओशन में, वहां पर ये जनरली आपको देखने को मिलते हैं हम्बोल्ट. लेकिन क्यों नाम क्यों रखा है हम्बोल्ट, क्यों रखा है? क्योंकि वहीं पर चिले और पेरू के ही कोस्ट पे जो है हम्बोल्ट करंट निकलता है, जो कोल्ड वाटर करंट है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. तो उसी करंट के नाम पर इन पेंगुइन्स का भी नाम रखा गया है. ठीक है, अब जो है ये इसलिए इतने पॉपुलर हैं, ये इतने ज़्यादा जू में इनको क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वार्म क्लाइमेट में भी रह लेते हैं. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी जो पेंगुइन्स होते हैं जो इनको ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, ये वार्म क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, इसलिए जो है ये इनको जू में रखा जाता है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Humboldt penguins. So recently Mumbai's Baikula Zoo has announced that they have added 2 new Humboldt penguin chicks this year, and these Humboldt penguins, they are one of the 6 genera of penguins. The largest penguin is called emperor penguin. It is almost 4 feet tall, but these Humboldt penguins are just over 2 feet tall. Okay, they are also known as banded group. They are endemic to the Pacific coasts of Chile and Peru, and because this Humboldt current, the cold water current, passes through this Pacific coast of Chile and Peru, that's why we have named these penguins as Humboldt penguins. Okay, they are very famous zoo penguins. The zoos can keep these penguins because they can withstand warmer climates. Okay, so now let us see the next topic, which is Helena. तो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको हम हेलिना कहते हैं, वो हेलीकॉप्टर लॉन्च जो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसको जो है वो कंप्लीट कर लिया उसने सारे ट्रायल्स, और बस अब कुछ टाइम में वो आर्मी में इंडक्ट होने वाला है. ठीक है, तो ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है. मिनिमम रेंज इसकी 500 मीटर है और मैक्सिमम रेंज इसकी 7 किलोमीटर है. ठीक है, ऑल वेदर डे और नाइट कैपेबिलिटी है इसमें. डायरेक्ट हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों में ही काम कर सकता है. और इसको कहा जा रहा है हेलिना को कि आने वाले टाइम में एयरफोर्स अपनी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में भी जो है वो लगा लेगी. ठीक है, उसको इंडक्ट करेगी, क्योंकि जो है इसकी जो है वो वैल्यू बहुत अच्छी है. ठीक है, मतलब कि ये इवन जो आपकी जब कभी कन्वेंशनल वॉर होता है, जब आमने सामने की लड़ाई में इसका बहुत काम आएगा टैंक्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करने में दुश्मनों के. ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि जब से वर्ल्ड वॉर 1 हुई है तब से जो है रियलाइज़ किया गया कि जो दुश्मन टैंक है उनको डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज़रूरत होती है. फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तब से इस टेक्नोलॉजी पे काम होना शुरू हुआ, और जो है टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज़ जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जो है वो बनानी शुरू की गई. इंडिया इनिशियली तो जो है उसको इंपोर्ट करता था, लेकिन DRDO ने देखा कि इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम खुद बनाएंगे. तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन ATGMs को बनाना शुरू किया गया. तो February
आई एम सॉरी, सितंबर 2019 में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया। फरवरी 2018 में ATGM नैग जो है उसको सबसे पहले टेस्ट किया गया डेजर्ट कंडीशंस में। फिर दिसंबर 2019 में इंडिया ने अनाउंस किया कि उन्होंने इसराइल से भी जो है एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल्स जो है वो प्रोक्योर किए हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी आर्मर्ड वॉरफेयर में? अब जो कन्वेंशनल वॉर होती है, जो आपने देखी होगी कि आमने सामने की लड़ाई, उसमें जो टैंक्स होते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं किसी भी आर्मी का, जो एनिमी टैंक्स होते हैं। तो उनको क्लियर शॉट से हिट करके उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी में ATGM जो होते हैं उनका वो इनका काम आता है। ठीक है, यही इनका इंपॉर्टेंस होती है कि जो टैंक्स हैं उनको कैसे क्लियर शॉट से टारगेट किया जा सके, हेलीकॉप्टर से ही कैसे एयरफोर्स जो है वो टारगेट करके इन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सके, उसमें इन ATGMs का काम होता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। हेलिना, so helicopter launched NAG anti-tank guided missile has recently completed all trials, and it is in the process of being incorporated in the army, and it is a third generation fire and forget class anti-tank guided missile, which is having a minimum range of 500 meters, and it is also having a maximum range of 7 kilometers. So it is all weather day and it is having an all weather day and night capability. Because of its superior technology, even the Air Force is contemplating that they will induct this missile in the uh, light combat helicopter, which will enhance the capability of Indian Air Force in the times to come. So since the First World War, the countries or the armies have been thinking as to how they can enhance their capability to strike the enemy tanks. But in the Second World War, the first form of a similar form of ATGM was deployed to destroy the tanks of enemies, and realizing the importance of these ATGMs, India was initially importing them, but DRDO decided that they will start working on an indigenous anti-tank guided missile under the Integrated Guided Missile Development Program. And in September 2019, we even conducted the first successful trial of man-portable anti-tank guided missile. In February 2018, the first generation, of course, of ATGM NAG was flight tested, and in December 2019, India announced that we have procured anti-tank spike missiles from Israel. So, what is the importance of these armored warfare or this anti-tank guided missiles? So, in generally in a conventional warfare situation, you need to destroy the enemy tanks because they are because they have the ability to destroy your armed forces, and they are basically the conventional defense of the enemy. So to take a clear shot of that of the enemy tank, these anti-tank guided missiles become important. So it can, like, these army will deploy it in the helicopter, so they will be using the helicopters to launch attack against the enemy tanks. Even the Air Force is contemplating installation of these ATGMs on the light combat helicopter, so that in case of a war situation they can attack the enemy tanks. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.